नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारी दूसरी इकाई लोक भारती कक्षा 10वीं की जो चौथी कविता है जिसका नाम है छापा, जिसको हमने पिछले भाग में ठीक तरह से समझ लिया था, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। मित्रों, ये जो कविता है ये ओम प्रकाश आदित्य जी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने बड़े ही हास्य व्यंग्यात्मक ढंग से क्या बताया है कि किस प्रकार से उनके घर में, जो आपको पता है कि कवि या लेखक, इनकी आर्थिक जो अवस्था है या उनकी जो आर्थिक स्थिति है उतनी बहुत ज़्यादा सधन नहीं होती है, ये हमने कविता में देखा है। और अचानक से उनके घर में एक बार छापा गिर जाता है, जो आयकर विभाग है उनकी रेड गिर जाती है। उसके बाद रेड गिरने के बाद जब आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं कि जैसे स्वर्ण कहाँ है, चांदी कहाँ है, अर्थ कहाँ है, रुपया कहाँ है, मुद्राएं कहाँ है, तो उसका वो बड़े ही हास्यात्मक ढंग से जो अपने काव्य लेखन के माध्यम से वो उत्तर उनका देते हैं, जिससे वो पूरी तरह से जो आयकर अधिकारी हैं वो परेशान हो जाते हैं। और बाद में वो उनके शयन कक्ष में जाकर हमने देखा है वो तकिए सब नोचने लगते हैं, जो खाली पीपिया है वो देखते हैं, सब कुछ वो देख लेते हैं घर में, और उनको हर जगह पर खाली भंडार दिखता है, कुछ भी उनको नज़र नहीं आता है, जिसके वजह से वो एक प्रकार से परेशान हो जाते हैं। और आखिर में जिस तय से वो आते हैं, जिस उत्साह से वो आते हैं कि आज हमें कुछ न कुछ रेड में मिलेगा, छापे में मिलेगा, वो पूरी तरह से उनका उत्साह निरुत्साह में बदल जाता है। और बाद में उनके अंदर एक करुण रस दया का भाव उस लेखक के लिए, उस कवि के लिए निर्माण हो जाता है, और वो उनसे माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हमारे शायद हमें किसी ने गलत सूचना दे दी जिसके कारण हम यहाँ पर आए। और वह खुद पछताते हुए वहाँ से निकलते हैं। उस समय लेखक कवि उन्हें कहते हैं कि अपना सिर मत धुनिए, तो कम से कम आपको जहाँ जाते हैं आपको धन मिलता है तो आप उसे ले जाते हैं और इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कर देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिला, ना सोना मिला ना चांदी मिला। कई तो आपको सोने के पलंग मिल जाते हैं, चांदी के पलंग सोफे मिल जाते हैं, तो आप उसे लेकर जमा कर देते। तो कम से कम मुझे जाते समय कुछ न कुछ देकर तो जाइए। तो वो तो इस प्रकार से वो जो उनका जो मनोबल है वो ये नीचा दिखाते हैं, और उन्हें कहते हैं कि कम से कम मेरे यहाँ तख्त नहीं तो जाते समय एक तख्त डलवा दीजिए बैठने के लिए। तो इस प्रकार से इस कविता में जो आयकर अधिकारियों की शामत आती है उस पर ये पूरा व्यंग्य लिखा गया है, और किस प्रकार से एक गरीब जिनकी मानसिक और आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी नहीं, वहाँ रेट जानने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता है, ये हमने देखा है। तो इस पर आधारित आज हम स्वाध्याय देखेंगे। मित्रों, क्या देखेंगे? स्वाध्याय। ये जो है इस पर आधारित हम स्वाध्याय पर आज नज़र डालने वाले हैं। तो हम जो हमारे टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय है उस पर नज़र डालेंगे। तो पहला प्रश्न है मित्रों, ये वस्तुएं, ये संजाल पूर्ण करो करके प्रश्न है। ये वस्तुएं खाली थी। अब कौन सी वस्तुएं खाली थी? आपने कविता पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए। जब आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो आपको दिखेगा जो पीपिया था, जो रसोई टीन की पीपिया थी, ठीक है, गुल्लक था, ये सब खाली था, ये हमने देखा है। तो ये सब वस्तुएं खाली थी मित्रों। कौन थी? रसोई के पीपिया खाली थी। दूसरा, अलमारी जो देखी उन्होंने खाली थी। बच्चों की गुल्लक भी खाली थी मित्रों। और जो चौथा है कनस्तर और मटके, ये सभी चीज़ आपको खाली दिख रही है। तो ये सभी चीज़ें खाली थी, ऐसी आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं मित्रों। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखेंगे मित्रों। कवि द्वारा छापा मारों को दिया गए सुझाव, क्या क्या सुझाव कवि ने छापा मारों को दिया। आपको पता है तो उन्होंने क्या सुझाव दिया था? अगर किसी के घर में कुछ नहीं तो कुछ देकर जाइए, है कि नहीं, और कम से कम मेरे घर में एक तख्त तो डाल दीजिए। इस प्रकार के सुझाव उन्होंने दिए थे। तो हम तो कवि द्वारा छापा मारों को दिए गए सुझाव, कौन से सुझाव दिए हम देखें कवि ने। तो यहाँ पर हम देखें, जिसके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए, तो सही बात है।
जिनके घर में अनधिकृत रूप से उन्होंने अर्जित किया हुआ ज़्यादा धन है उसको आप ले लीजिए। दूसरा, जिसके घर धन बिल्कुल ना हो उसे धन दे दीजिए। और जिसके घर कुछ नहीं, जैसे कवि के घर में कुछ भी नहीं था तो कम से कम उसे कुछ दे दीजिए। इस प्रकार से आपको इसे सही ढंग से कविता के आधार पर लिखना है मित्रों, ठीक है। शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें, शयन कक्ष में यानी बेडरूम में उन्होंने कौन सी चीज़ें उनको मिली हैं उसके बारे में यहाँ जानकारी लिखना है मित्रों। तो कौन सी चीज़ें आप मिली हैं, तो आप जब देखते हैं शयन कक्ष तो फटे तकिए वगैरह उनको मिले हैं। तो हमको किस प्रकार से, तो शयन कक्ष में उन्हें क्या क्या मिला है, शयन कक्ष में उन्हें मिला है मित्रों, क्या मिला है, फटा हुआ तकिया मिला है, टूटी हुई अलमारी मिली हैं। तो इस प्रकार की वस्तुएं उन्हें शयन कक्ष में मिले हैं। उनके शयन कक्ष में उनको फटा हुआ तकिया, टूटी हुई अलमारी, यह सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिली है जब रेड डालने के लिए आयकर अधिकारी गए। तो इसे आपको वहाँ पर लिख लेना है मित्रों। कवि ने छापा मारने वालों से मांगा। सभी प्रश्न आप देखो संजाल में दिए हैं क्योंकि संजाल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो कवि ने छापा मारने वालों से मांगा, क्या मांगा, तो उसने तख्त मांगा और थोड़ा सा धन मांगा, तख्त मांगा बैठने के लिए, सोने के लिए। तो वो आपको लिखना है, लेकिन अच्छे ढंग से लिखना है। तो यहाँ देखिए मित्रों, आपको ये लिखना है, कवि ने छापा मारने वालों को क्या मांगा, कुछ धन और एक तख्त मांगा। क्या मांगा, एक यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ धन और एक तख्त उन्होंने वहाँ पर उनसे मांगा था। ये आपको लिखना है मित्रों, ठीक है। और फिर प्रश्न है, संजाल पूर्ण करो। घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ, मतलब घरों की जो स्थिति दर्शाने वाली, इसमें कौन सी पंक्तियाँ हैं। एक है समृद्ध, एक है अभावग्रस्त। तो उसको हम देखेंगे। समृद्ध घरों की स्थिति कैसी होती है कि किसी के घर की स्थिति बहुत ही समृद्ध होती है, किसी के घर की स्थिति अभावग्रस्त। लेखक के घर की स्थिति कैसी थी, अभावग्रस्त थी। तो हम उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि घरों की दर्शाने वाली स्थिति समृद्ध है एक, दूसरी है अभावग्रस्त, ठीक है। तो समृद्ध की कविता में किसको कहा गया, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं। तो ये पंक्ति हमें दर्शाती है कि ये समृद्ध घर की स्थिति है, जिनके घर में सोना चांदी के पलंग है। तो आप कविता जब पढ़ेंगे तो आपको ये समृद्ध वाली जो पंक्ति है वो नज़र आएगी। इसके बाद अभावग्रस्त, जैसे लेखक कवि का घर अभावग्रस्त था, जहाँ पर फटे हुए तकिए थे, रसोई की खाली पीपियाँ थी और गुल्लक भी खाली था। ये सब अभावग्रस्त में आएगा। ये जो अभावग्रस्त है इसमें आपको वो लिखना है, फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पीपियाँ। आप इसको पॉज कीजिए, आराम से देखिए, लिखिए, पहले खुद समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझता है तो आप इसमें से भी कॉपी करके लिख सकते हैं और ध्यानपूर्वक लिखना है, मतलब हमें कभी भूलना नहीं है मित्रों, ठीक है। अभी धातु पद्यांश में प्रयुक्त जो धातु है और जो फर्नीचर, यहाँ पर फर्नीचर आएगा मित्रों। तो फर्नीचर के नाम उन्होंने पूछे। तो धातु कौन से आए हैं, एक आया है सोना, दूसरा है चांदी। यहाँ पर आपको चांदी लिखना है मित्रों, यहाँ पर आपको सोना लिखना है, ठीक है। और फर्नीचर में प्रयुक्त पद्यांश में आए फर्नीचर कौन से, पलंग और सोफ़ा, पलंग और सोफ़ा आपको यहाँ पर लिखना है मित्रों। पद्यांश में आए प्रयुक्त, धातु में सोना और चांदी लिखना है और फर्नीचर में आपको पलंग और सोफ़ा। जो कविता में आई है उसी को आपको लिखना है, बाहर के कोई धातु आपको लिखना नहीं है। फर्नीचर और जो फर्नीचर आपको कविता में आए उसी को लिखना है, बाहर के फर्नीचर के बारे में यहाँ पर जानकारी देनी नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सही ढंग से दिया हुआ है। धातु कौन से है, सोना चांदी, फर्नीचर कौन सा है, पलंग और सोफ़ा। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो ठीक ढंग से। इसी प्रकार से आपको आकृति बनाकर लिखना है। अभी आपको जोड़ियाँ लगानी है, कविता के आधार पर जोड़ी मिलाइए। ये प्रश्न है आपको तीसरा। अ गढ़ है, ब गढ़ है, दो गढ़ है, बीच में आपको उसका कॉलम दिया है। आपको इसको उसके अपने कविता के आधार पर सही जोड़ी लगाना है। अर्थ यानी यहाँ पर बताया गया है कि अर्थ किस में था, उनकी नई कविताओं में अर्थ था। किस में था,
नई कविताओं में। तो यहाँ पर ये जोड़ी लग गई आपकी स्वर्ण काव्य कृतियों में स्वर्ण, ठीक है। स्वर्ण कहा था काव्य कृतियों में। चांदी लेखक के बालों में आ रही थी, हमने देखा कि चांदी कहाँ आ रही थी, लेखक के बालों में। मुद्राएं मतलब एक्सप्रेशन चेहरे पर आ रही थी, कहाँ पर आ रही थी, चेहरे पर एक्सप्रेशन आ रहे थे। तो इस प्रकार से अर्थ कहाँ था, नई कविता में अर्थ था, ठीक है। और स्वर्ण कहाँ पर थे, काव्य कृति में उन्होंने बिखेरे थे, अपने काव्य कृति में उन्होंने क्या बिखेरे थे, जो सुवर्ण समान जो अलंकार उन्होंने बिखेरे थे वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से आपको जोड़ी मिलाकर लिखना है दोस्तों। तो इसी प्रकार से अच्छे से प्रश्न को समझकर अगर आप कविता को समझ गए तो ध्यानपूर्वक आप लिख सकते हैं। अभी फिर आखिरी का क्वेश्चन है, छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। आपने देखा है जब उनको घर में जब उन्होंने बहुत दौड़ने के बाद कुछ भी मिला नहीं तो उनके अचानक उनका जो हृदय था उसमें करुण रस आ गया था, कौन से क्षमा मांगने लगे, माफ़ी मांगने लगे। तो उनके मन में अचानक से आया हुआ परिवर्तन आपको यहाँ पर लिखना है मित्रों। तो किस प्रकार का परिवर्तन आया हम वो टेबल के माध्यम से देखेंगे। तो आप देख सकते हो छापा मारने वालों का चेहरा क्या हो गया, मुरझा गया, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला। तो उनका जो चेहरा था खिला हुआ, वो जब वो आए थे बड़े खिले चेहरे से तैस से आए थे, लेकिन उनको ना कुछ मिलने से वो उनका चेहरा मुरझा गया। छापा मारने वालों के हृदय में रौद्र रूप की जगह करुण रस समा गया। इसी पंक्ति में क्या, पहले रौद्र रूप से आए थे लेकिन बाद में करुण रस समा गया। छापा मारने वालों ने बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए, जो क्षमा हो गई थी उसके लिए उन्होंने गलती के लिए क्षमा भी मांगी। और आखिरी छापा मारने वाले अपनी असफलता पर मन ही मन पछताने लगे, मतलब उनको जो पश्चाताप हुआ वहाँ पर आने के बाद उसके लिए वो मन ही मन पछताने लगे। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखना है छापा मारने वालों में आए। ये कविता काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे पहले भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आई थी। तो ये जो प्रश्न है इस प्रकार से आप ठीक ढंग से समझ कर लिखिए, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको गलतियाँ ना होगी। आपको प्रश्न बनाना है मित्रों, ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न हो, मतलब उत्तर दिए हैं आपको प्रश्न बनाना है, उत्तर आपको रेडीमेड दिए वो प्रश्न बनाना है। अरण्य कांड मतलब बिखरा हुआ घर, तख्त मतलब बेड, असफलता, अनधिकृत। तो आपको इसके ऊपर आधारित कविता के माध्यम से प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं किस प्रकार से। तो देखिए अरण्य कांड पर पहला प्रश्न हमने बनाया है, कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया। सब खाली था, बिखरा हुआ था, ये देखकर उनका चेहरा मुरझा गया था, जिसके कारण वो अरण्य कांड कहेंगे, ठीक है। दूसरा तख्त, लेखक छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते, क्या डलवाने के लिए कहते हैं, तख्त डलवाने के लिए कहते हैं। इस प्रकार से कविता के आधार पर आपको प्रश्न, आप इससे अलग भी प्रश्न बना सकते हो आपको, लेकिन कविता के आधार लेकर आपको प्रश्न बना, इससे चेंजेस करके भी आप प्रश्न बना सकते हो, ठीक है। फिर तीसरा है असफलता, कवि के घर पे छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिली। आपको पता है कि क्या मिली, असफलता मिली। जब कवि के घर में लेखक ने मतलब जो आयकर अधिकारियों ने छापा मारा तो उन्हें पूरी तरह से असफलता मिली, अनधिकृत इलीगल पद्धति से। तो उसका लिए प्रश्न हम बनाएंगे, छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए। मतलब जब छापा मारते हैं अधिकारी तो जो अधिकृत रूप से अर्थ है वो तो उन्हें नहीं चाहिए होता, अनधिकृत रूप से जो हम जमा करते हैं वही अर्थ उनको चाहिए। तो इस प्रकार से हमको प्रश्न बनाना है कि छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए या किस प्रकार के धन चाहिए। तो अनधिकृत प्रकार का धन उन्हें चाहिए था मित्रों, ठीक है। तो इस प्रकार अभी अगला प्रश्न है, सोना चांदी अर्थ और मुद्रा इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। मतलब सोना चांदी, जैसे बालों में चांदी आ रही है, अर्थ मेरी कविता में, मतलब कविता में उन्होंने इस प्रकार से ढंग से बताया ना, मुद्राएं मेरे हाव भाव में है ना, सोना मैंने अपने कविताओं में बिखरा है। तो इस प्रकार से, लेकिन इसका असली अर्थ क्या है, अलग है। सोना है यानी जो हम मतलब जो पीले कलर का वस्तु होता है उससे बनाते हैं, मूल्यवान जो आभूषण बनाते हैं उसे सोना कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ कर वो लिखना है मित्रों। तो हम देखते हैं किस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखिए सोने का सामान्य अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? पीले रंग का एक बहुमूल्य धातु। पीले रंग का बहुमूल्य धातु होता है जो आभूषण बनाने के काम आता है कि नहीं, काम आता है। और कविता के आधार पर अगर हम समझने का प्रयत्न करेंगे, सोना यानी नींद में होना, सोना यानी नींद में होना, मतलब उन्होंने कहा ना कई दिनों से नींद नहीं हुई, सोना। तो अलग अलग ढंग से इसका अर्थ होता है, लेकिन हमको यहाँ पर कविता के अर्थ, सामान्य अर्थ ये है, कविता का अर्थ ये है, ठीक है। हमको दोनों भी अर्थ लिखना है। चांदी, चांदी जो आपने देखी है सफ़ेद रंग की एक नरम चमकीली धातु होता है जो गहने या सिक्के बनाने के काम में आती है कि नहीं। सफ़ेद रंग की होती है, चमकीली होती है, जो गहने भी बनाते हैं, सिक्के भी बनाने के काम होते हैं। और कविता के आधार पर हम देखेंगे तो सिर के बालों का चांदी के रंग में सफ़ेद होना, ये इसमें दिया हुआ है। तो कवि ने कविता के रूप से उसका अलग अर्थ इसमें बताया गया और सामान्य रूप से उसका अर्थ कैसी है मित्रों, अलग है। फिर हम देखेंगे अर्थ। अर्थ यानी सामान्य रूप से उसे संपत्ति, रुपया, पैसा कहते हैं। अर्थ यानी कविता के आधार पर कविताओं का मतलब, कविताओं का अर्थ या मतलब। तो उन्होंने कहा था मेरे कविताओं का अर्थ है मुद्रा। मुद्रा यानी सामान्य रूप है सिक्का, रुपया, पैसा। लेकिन मुद्राएं कैसी होती है? कुछ मुद्राएं हाथ की होती हैं, मुख की मुद्राएं होती है, गर्दन की मुद्राएं आदि। कोई भी विशेष भावसूचक स्थिति उसे मुद्राएं कहते थे। इस प्रकार से आप इसे पॉज करके लिख सकते हो। आखिरी प्रश्न है, कर जमा करना देश के विकास को गति देना है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मतलब कर जमा करना यानी देश के विकास के लिए गति देना है। ये तो सही बात है। अगर हम कर जमा करेंगे तो सरकार के पास उतना पैसा ज़्यादा जमा होगा, जिसके वजह से वो पैसा समाज कल्याण में, मतलब जो भी अच्छे काम, अस्पताल बनाने में, स्कूल बनाने में, कुछ भी अच्छी चीज़ें के लिए लगेंगे, जिसके वजह से समाज का प्रगति होगी, समाज रोड अच्छे बनेंगे, है कि नहीं, सड़कें अच्छी बनेगी, जो और भी चीज़ें हैं, जो कैनल्स वगैरह वो बनेंगे। तो हमें ईमानदारी से अपना जो कर है वो अदा करना चाहिए। सभी को ये बात समझ लेनी चाहिए, तो अपने लिए अच्छा है। तो अभी मैंने ये लिखा है, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, है कि नहीं। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कर अदा करने लायक आय होने पर स्वेच्छा से ईमानदारी के साथ सरकार को कर अदा कर देते हैं, मतलब जिसके पास कर अदा करने लायक, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, वो इच्छा स्वेच्छा, मतलब खुद की इच्छा से ईमानदारी से कर भरते। दूसरे वो कमाई जो जायज़ नाजायज़ अंधाधुन करते। मतलब कोई ऐसी है कि वो जायज़ पद्धति से भी कमाई करता है, नाजायज़ पद्धति से भी करता है, अंधाधुन करता है, मतलब जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं समाज में जो नाजायज़ ढंग से क्या करते हैं, कमाई करते हैं, पर नियम की तरह कर अदा करने में कतराते। लेकिन वो पैसा वो कर के रूप में जमा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो गलत ढंग से जमा करता है। ये मनोवृत्ति उचित नहीं है, और ये जो हम मनोवृत्ति रखते हैं ये सही नहीं है। देश के विकास का कार्य करना जनता द्वारा प्राप्त कर से ही पूरा होता है। मतलब अगर देश का विकास करना है तो जो टैक्स हम देते हैं उसी द्वारा वो पूर्ण होता है। चिकित्सा, परिवहन, क्या क्या दुरुस्ती हो सकती है। चिकित्सा मतलब औषधि के इसमें, परिवहन, जनता की सहायता, शुरू किए जाने वाले सारे कार्य जनता से प्राप्त कर से ही पूरे होते हैं। मतलब जनता कर भरेगी तो सरकार कोई कमाई करने जाती नहीं। जो हम कर भरते हैं ईमानदारी से, उसी से ही सरकार कुछ समाज कल्याण का काम करती है। जिस देश में आय करने वाले सभी लोग ईमानदारी और स्वेच्छा से उचित मात्रा में कर अदा करते हैं, तो उस देश के विकास के सारे कार्य सुचारू रूप से पूर्ण होते हैं कि नहीं। अगर ईमानदारी से करेंगे तो सभी काम सही समय पर पूरे होंगे, सभी को विकास का फ़ायदा मिलेगा और सामान्य जनता को उसका पूरा लाभ मिलता है। यदि यही कोई व्यक्ति यह सोचता है कि सभी लोग तो कर अदा करते हैं, उसके अकेले कर न देने क्या भरने से, भुगतान न करने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा सोचने वाले की संख्या अनगिनत है। मतलब बहुत से लोग यही सोचते हैं अगर मैं नहीं भरूंगा तो क्या होता है, लोग तो भर रहे हैं, लेकिन ये गलत सोच है। मतलब आपने देखा है कि बूंद बूंद से सागर होता है कि नहीं। तो हमको कर भरना चाहिए, भले कितना भी कर हमको आए, ईमानदारी से हम भरना। हमारा वो सामाजिक मतलब क्या है, नैतिक जवाबदारी है, हमने उसको पूर्ण करनी चाहिए। इस तरह की कितनी रकम सरकारी खजाने में जमा
होने से रह जाती है। और अगर ऐसे हमने सोचे तो बहुत सी रकम उस खजाने में जमा नहीं होगी। इस कारण पैसे के अभाव से सरकार की अनेक योजनाएं अटकी रहती है, और फिर सरकार के पास मतलब जो पैसा है वो ठीक से ढंग से जमा नहीं होता है, तो कार्य जो है योजनाएं वो जो चलाती है वो अपूर्ण रहती है। इसलिए कर योग्य आय पर ईमानदारी से कर जमा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना जाता है। कर अदा कर हम अपनी ही सहायता करते हैं, मतलब हम अपने को ही सुविधा मिलती है, उसके कारण कर जमा करने से ही देश के विकास को गति मिलती है। तो इस प्रकार से आपको इस पाठ से ये भी पता चल गया है कि कर जमा करना हमारी नैतिक जवाबदारी है, और वो हमने करना चाहिए। अगर हमने अच्छी सोच रखे कि हमने ये सोच रखना चाहिए कि मेरा थोड़ा सा योगदान भी अगर हमारे देश के कुछ काम आता है तो हमें वो करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे न भरने से क्या होने वाला है, ये गलत सोच है। ये सोच को हमको दिमाग से निकाल देना है। आप भी बड़े होकर जब काम करोगे, कमाई करोगे, किसी क्षेत्र में जाओगे, अच्छी कमाई करोगे, तो इस प्रकार से कर भरना चाहिए। ये आपको आज समझ में आ चुका है, ठीक है। तो हमने आज इसका स्वाध्याय अच्छे ढंग से समझ लिया है मित्रों, इसे आप लिख लीजिए। धन्यवाद।